हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 भारत के संसाधन सेकंड। हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि शब्द का व्यापक रूप से क्या होने लगा है, प्रयोग होने लगा है। हमारे भारत के कई प्रकार के उद्योग धंधे व्यवसाय कृषि पर आधारित हैं, कृषि पर आधारित हैं। गाँव में छोटे बड़े ग्रामीण उद्योग, दस्तकारी उद्योग आदि किससे चलते हैं? कृषि से चलते हैं। भारत में संसार के कुल क्षेत्रफल का 11% भाग कृषि योग्य है। पूरे विश्व यानी पूरे संसार का कुल क्षेत्रफल का 11% भाग क्या है? कृषि योग्य है। और सौभाग्यवश हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल का 51% भाग कृषि योग्य है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारत में आधा हिस्सा ये क्या है, पृथ्वी का कृषि योग्य है भारत का। तो कृषि में ना कई प्रकार के रोजगार छुपे हुए हैं। जैसे कि छोटे बड़े उद्योगों में लेकर चलते हैं हम, शक्कर उद्योग, जूट उद्योग, कपास उद्योग, कपास से वस्त्र निर्माण में कपास, पटसन, लकड़ी की लुगदी आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमें कहाँ से मिलती है? कृषि से मिलती है। तो हमारे देश के जितने भी उद्योग हैं किस पे आधारित हैं? कृषि पे आधारित हैं। और कृषि से ही कच्चा माल विदेशों में भी बेचा जाता है। तो कृषि का जो कच्चा माल होता है वो विदेशों में भी फैक्ट्रियों में काम आता, बेचा जाता है। जैसे कि जो पहले ब्रिटिश भारत आए थे तो वो भी क्या, हमारे जो भारत में एक कपास होता है ना कपड़े बनाने वाला, वो अच्छे किस्म का कपास होता था। तो वो क्या करते थे, उसके लिए ना हमारे भारत से उस कपास को इंग्लैंड भेजते थे। इंग्लैंड से वो सभी देशों में निर्यात करते थे और फैक्ट्रियों में से कपड़े बनाए जाते थे। तो ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर है ना भारत की 55% क्या है, जनसंख्या को रोजगार छिपा हुआ है। जैसे कि मान के चलिए आप कृषि से गन्ने की पैदावार की गई। अब गन्ना खेत में थोड़ी ना उसकी शक्कर बन जाएगी, तो कारखाने में ले जाने के लिए उसे परिवहन के साधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो परिवहन का साधन किसी व्यक्ति द्वारा कारखाने तक या फैक्ट्री तक पहुंचाया जाएगा, तो वो भी उसे एक प्रकार का रोजगार प्राप्त हुआ। उस व्यक्ति को परिवहन का साधन से वहाँ पहुँचाएगा तो उसे वो रोजगार प्राप्त हुआ। फैक्ट्री में गन्ना गया, मशीनों द्वारा उससे गुड़ शक्कर बनाई गई, तो वहाँ भी कई मजदूरों को रोजगार प्राप्त हुआ। तो हमारे कृषि से है ना हमारी 55% जनसंख्या का क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से, कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें क्या है, रोजगार प्राप्त है। और हमारे देश की 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण भी कृषि के माध्यम से हो रहा है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। खाद्य पदार्थों की पूर्ति एवं प्राप्ति के विषय में महात्मा गांधी ने कहा है कि जहाँ कृषि लाभदायक नहीं है वहाँ जीवन लाभदायक नहीं है। जैसे शरीर में आत्मा का वास होता है, उसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका वास है? कृषि का वास है। तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कहीं तरीके से है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मतलब छोटे बड़े उद्योग, अधिकतर चीज़ें कच्चे माल के रूप में जो कृषि से प्राप्त होती हैं, वो सब ये कहाँ से कच्चा माल प्राप्त होता है? कारखानों में जाता है। कारखानों से माल बाजार में आता है। बाजार में ये से बहुत कहीं ये 1/3 या 55% जनसंख्या इस काम में क्या संलग्न है। तो कृषि से क्या इन लोगों को रोजगार प्राप्त है। और रोजगार अगर हमारे भारत में भरपूर है तो हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है, बहुत अधिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, भारत की मुख्य फसलें और उनका वितरण। अब भारत की फसल के बारे में देखते हैं हम सबसे पहले, फसलों का वर्गीकरण। तो फसलों का वर्गीकरण हमारी किताब की में एक सारणी दी गई है। नंबर 1 आता है मौसम के अनुसार, जैसे कि खरीफ की फसलें। अब खरीफ की फसलें क्या होती हैं? खरीफ की फसलें वो कहलाती हैं जो वर्षा ऋतु के आगमन पर, जैसे जून और जुलाई में
बोई जाती हैं और शरद ऋतु के अंत जैसे अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं, पक जाती हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम खरीफ की फसलें कहते हैं। इन फसलों में ज्वार, बाजरा, गन्ना, कपास आदि आते हैं। अब आता है फसलों के वर्गीकरण में रबी की फसलें। अब रबी की फसलें क्या होती हैं, तो वो अब खरीफ की फसलें हमने कब ले ली, शरद ऋतु के अंत तक ले ली, कब, अक्टूबर नवंबर में। अब रबी की फसलें क्या अक्टूबर और नवंबर में क्या है बोई जाती हैं और गर्मी के शुरुआत में से मार्च अप्रैल तक काट ली जाती हैं। उन्हें रबी की फसलें कहते हैं। रबी की फसलों के मुख्य अनाज कौन कौन से हैं? गेहूँ, चना, सोयाबीन, तंबाकू, सरसों आदि क्या है रबी की फसलें आती हैं। अब इसमें फसल है जायद फसलें। जायद फसलें क्या होती हैं? विशेषतः वो फसलें जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, जैसे सब्जियां वगैरह ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं और इन्हें बेचकर धन प्राप्त किया जाता है या फिर खेती की जाती है। ये फसलें कौन सी कहलाती हैं? जायद फसलें कहलाती हैं। तो हमने मौसम के अनुसार फसलें देख ली, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद फसलें। अब देखते हैं अध्ययन की दृष्टि से। अध्ययन की दृष्टि से कौन सी फसलें? खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों में हमारा तात्पर्य उन फसलों से जो मुख्य रूप से हमारे लिए भोजन प्राप्त होता है, जिसमें मोटे अनाज, दालें आदि आती हैं। अब देखते हैं अध्ययन की दृष्टि से नगद एवं व्यापारिक फसलें। नगद और व्यापारिक फसलें वो फसलें होती हैं जो मुख्यतः हमारे उपयोग के लिए नहीं, व्यापार के लिए की जाती हैं, जैसे चाय, कहवा, कपास, पटसन, सोयाबीन, तिलहन आदि। ये फसलें कौन सी होती हैं? व्यापारिक एवं नगदी फसलें कहलाती हैं। तो हमने फसलों का वर्गीकरण देख लिया। अब देखते हैं हमारे भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। ये तो हमने आपको बता दिया कि रबी और खरीफ की फसलें और जायद फसलें क्या हैं। अब हमारे भारत की मुख्य फसलें कैसी हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की मुख्य फसलें गेहूँ, चना, बाजरा, सोयाबीन, चाय, कहवा, आलू, प्याज, तंबाकू, गन्ना, कपास आदि क्या है हमारी भारत की मुख्य फसलें हैं। अब इनका वितरण सभी का अलग अलग है और आपकी किताब में दे रखा है। मैं एक या दो आपको इनके वितरण के बारे में बताती हूँ। जैसे कि काजू कहाँ पर पैदा होता है? केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा और उड़ीसा में पैदा होता है। उसी प्रकार रेशम अधिकतर कहाँ होती है? कर्नाटक, कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल में पैदा होती है। इसी प्रकार सभी फसलों का वितरण दे रखा, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से पढ़ लें। तो ये हो गई हमारी भारत की मुख्य फसलें और उनका वितरण। मैंने आपको वितरण, फसल और फसलों के प्रकार, उनका वर्गीकरण सभी के बारे में बता दिया। अब हम देखते हैं कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास। कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास। तो भारत में कृषि की विकास यानी कृषि की उन्नति के लिए सन 1966 से 67 के बीच में कृषि विकास हेतु नई किस्म के बीज, सिंचाई के साधन और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग आदि का प्रयोग कर कृषि को अच्छी पैदावार के साथ मतलब ऐसी कृषि में किसी प्रकार की उसे अपन खरपतवार वगैरह कहते हैं या कीटनाशक कीड़े नहीं पड़े, अच्छी पैदावार हो, फसल अच्छी हो, उसके लिए सरकार ने सन 1966 से 67 के बीच में कई प्रयास किए। जैसे एक हम बताते हैं हरित क्रांति के भी क्या थे कि अच्छी पैदावार के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना, सिंचाई के साधन और वैज्ञानिक ढंग से भूमि का संरक्षण करना, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग करना। इन सब का उपयोग करके हमारे भारत में अच्छी फसल पैदा हो, अच्छा अनाज पैदा हो, ज़्यादा किस्म में पैदा हो, ज़्यादा मात्रा में पैदा हो, इसके लिए सरकार ने कई प्रयास किए। हरित क्रांति के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा आता है श्वेत क्रांति। अब श्वेत क्रांति क्या होता है कि श्वेत जैसे नाम से ही पता चल रहा है, श्वेत यानी सफ़ेद। तो सफ़ेद चीज़ में हमारा क्या आता है? दुग्ध उत्पादन आता है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंध रखता है? दुग्ध उत्पादन से संबंध रखता है। श्वेत क्रांति
का अर्थ है डेयरी विकास कार्यक्रमों द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि करना। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में दूध का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर या विशेष बल दिया गया है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। सरकार द्वारा विदेशी नस्ल की गायों का देसी नस्ल के साथ संकरण से नई जातियों का क्या कर रहा है, विकास किया है, जिससे वो गाय क्या करें, अधिक दूध देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी समितियों का गठन कर गांव में दुग्ध उत्पादों के दूध को एकत्रित करके उसे बेचने का प्रबंध करती है। और दुग्ध उत्पादन से क्या है तात्पर्य, अधिक से अधिक ऐसी गाय का विकास या विदेशी नस्लों का गाय का प्रयोग की जाए जिससे क्या दुग्ध उत्पादन बढ़े। और दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा तो उस माल को निकालने के लिए हमें क्या शहरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो शहरों में क्या होती है बेटा, डेयरी होती हैं। डेयरी पे कई प्रकार दूध से कई प्रकार की चीज़ें, जैसे कि दूध से दही, मक्खन, मावे से कई प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तो ये किस पे निर्भर करता है, दुग्ध उत्पादन पे निर्भर करता है। तो नंबर 1 सरकारी हेतु प्रयास में हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन यानी श्वेत क्रांति और पीत क्रांति। अब पीत क्रांति यानी पीला। पीत क्रांति का संबंध खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से है। उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने की रणनीति को पीली क्रांति कहते हैं। 60 के दशक तक भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर था, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि भूमि में तिलहन फसलों के घटते क्षेत्रफल, खाद एवं उर्वरकों के नगण्य यानी उनका उपयोग नहीं होता था। नगण्य उपयोग, सिंचाई के सीमित साधन, बढ़ती हुई आबादी और फसल सुरक्षा एवं वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग न करने से देश में खाद्य तेलों की कमी हो गई है। अब तिलहन उत्पादन बढ़ाने द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं, जैसे कि 1987 से 88 में भारत सरकार ने एक टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की, जिसके द्वारा राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर गठित सरकार समितियां, कृषि अनुसंधान संस्थाएं एवं ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं की मदद से तिलहन उत्पादन को अधिक लाभप्रद बनाने का प्रयास किया गया है। सरकार ने तिलहन के समर्थक मूल्य, भंडारण और वितरण की सुविधाओं में वृद्धि की है। तो पीत क्रांति किससे संबंध रखती है, तिलहन फसलों से संबंध रखती है। अब आती है नीली क्रांति। नीली क्रांति क्या है, नीला रंग किसका होता है, पानी का होता है। तो पानी में क्या पैदा होता है, मछली पैदा होती है। तो नीली क्रांति किससे संबंध रखती है, मछली उत्पादन या मछली पालन से संबंध रखती है। भारत विश्व में कुल मछली उत्पादन में तीसरा बड़ा राष्ट्र है। पूरे विश्व में भारत का मछली उत्पादन में क्या है, तीसरा बड़ा स्थान है। उसके बाद देश में मछली उत्पादन के लिए बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना 5 राज्यों में लागू की गई है। मछली उत्पादन से भोजन की आपूर्ति, मछली उत्पादन से क्या होता है, भोजन की आपूर्ति। जैसे कि केवल आप कृषि से उत्पादित भोजन करते रहोगे तो भोजन की कहीं ना कहीं कमी आ जाए तो आ सकती है। तो जो लोग मतलब मछली का सेवन करते हैं, तो जैसे कि आपने देखा होगा मद्रास में अधिकतर मछली का सेवन किया जाता है। तो मछली उत्पादन से क्या होता है, मछली उत्पादन से भोजन की आपूर्ति बढ़ती है, पोषण आहार का स्तर ऊंचा उठता है, और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं एवं विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो ये सब किससे संबंध रखता है, नीली क्रांति से। अब आता है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति यानी कि फल मेवों से गुलाबी क्रांति का संबंध है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में प्राकृतिक खनिज एवं विटामिन का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में विटामिन और खनिज का क्या महत्वपूर्ण
स्थान है, योगदान है। जैसे कि ड्राई फ्रूट जिसे बोला जाता है, सूखे मेवे, काजू बादाम, ये हमारे शरीर की करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। यही फल होते हैं, केले, अनार, सेब, फल, ये भी इनसे भी हमें कई प्रकार के विटामिन मिलते हैं, तो ये भी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। तो इनका हमारे शरीर में, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश में विविध प्रकार की जलवायु और मृदा के कारण अनेक प्रकार के फल और मेवे उगाए जाते हैं। जैसे कि उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी गर्मी के इलाके होते हैं, उष्ण यानी गर्मी, तो वहाँ कौन कौन से फल उगाए जाते हैं? आम, केला, चीकू, संतरे, नाशपाती आदि उगाए जाते हैं। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय यानी ठंडे इलाके से जम्मू कश्मीर, इनमें क्या उगाए जाते हैं? इनमें से फल उगाए जाते हैं सेब, अनानास, लीची, अखरोट आदि आदि ये इन्हें सूखे मेवे कहते हैं। ये क्या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाए जाते हैं। तो इसी प्रकार कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास में कृषि के विकास यानी कृषि का मतलब इससे ही नहीं है, खेती बाड़ी से ही संबंध नहीं रखता। मछली पालन, दुग्ध व्यवसाय और तो ये फल सब्जियां आदि ये किस में आते हैं? कृषि में आते हैं। तो इसमें ना सरकारी प्रयास कई हुए हैं, तो इनसे क्या हमारा फसल का या कृषि का स्तर कैसा हुआ है? ऊंचा उठा है और बढ़ा है, जिससे हमें अच्छी किस्म के अनाज, फल, मेवे सभी प्राप्त हुए हैं। तो इसी प्रकार आप देखते हैं सरकारी प्रयास हेतु सरकार ने हरित क्रांति, पीत क्रांति, दुग्ध क्रांति, गुलाबी क्रांति आदि के क्रांति यानी उन क्रांति हुई है उन चीज़ों को बढ़ाने की। अच्छा पोषण आहार जो हमारे देश की जनसंख्या को मिले, तो इसके लिए सरकार ने क्या की है? क्रांति की है। तो उनके लिए हमने इस प्रकार नाम दिए गए हैं हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, उन्हें बढ़ाने के लिए। तो कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास मैंने आपको बता दिए। अब हम देखते हैं 4 नंबर का पॉइंट हमारा औषधीय उद्यान विधि और उपयोगिता एवं सुरक्षा। हम देखते हैं औषधीय उद्यान विधि, उपयोगिता और सुरक्षा। भारत में जलवायु में मिट्टी की विविधता है, यानी अनेक प्रकार की, कहीं गर्मी, कहीं सर्दी, कहीं बरसात, ऐसे क्या अलग अलग मौसम है। तो मौसम है तो भारत में जलवायु और एवं मिट्टी की क्या है? विविधता है। इसी कारण फलों, सब्जियों, जड़ी बूटियों, सुगंधित पौधे, मसालों एवं बागवानी फसलों के उत्पादन में अच्छी क्या है? संभावनाएं छुपी हुई हैं। भारत सब्जी और फलों का दूसरा सबसे बड़ा देश है, उत्पादक देश है। विशाल उत्पादन का 10%, इतना उत्पादन होता है उसका कितना? 10% फल हैं एवं 13.28% क्या है? सब्जियां हैं। सब्जियां भारत में उत्पादन किया जाता है। उद्यान विधि के अंतर्गत निम्नलिखित या निम्नांकित फसलों का उत्पादन संभव है। जैसे कि फल में चलते हैं। भारत में उष्ण कटिबंधीय फलों के अंतर्गत आम, केला, जैसे मैंने अभी आपको बताया था गुलाबी क्रांति में, तो भारत में उष्ण कटिबंधीय फलों में आम, केला, संतरा, नींबू, पपीता, अमरूद आदि आते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय फलों में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब, आड़ू, बादाम, खुबानी, अखरोट आदि आते हैं। आम, केला, चीकू और नींबू के पैदावार के मामले में हमारा देश अव्वल यानी पहला देश है। भारत में विश्व का 39% आम एवं 23% केला हमारे भारत में क्या होता है? उत्पादन या पैदा होता है। अब आते हैं सब्जियां। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियां कौन कौन सी हैं? हम हमारे दैनिक उपयोग में इन्हें यूज करते हैं। टमाटर, प्याज, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू, खीरा, ये क्या है? भारत की उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियां हैं। दुनिया में सब्जियों की पैदावार में चीन के बाद दूसरा स्थान किसका आता है? भारत का आता है। भारत फूल गोभी के उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम स्थान, प्याज में द्वितीय स्थान और पत्ता गोभी में
तृतीय स्थान रखता है। फूल, भारत में फूलों की खेती कैसे की जाती है? परंपरागत ढंग से की जाती है। भारत में आपने हमारे यहाँ भी देखा होगा कि ये दिवाली आने को होती है तो गेंदा, कई प्रकार के फूल लगाए जाते हैं परंपरागत ढंग से। फूलों का व्यवसाय भी किया जाता है। फूलों से आजकल डेकोरेशन, मालाएं, कई प्रकार के फूल, गुलदस्ते, फूलों से कई बहुत सारी व्यवसाय छुपे हुए हैं। फूलों की खेती होती है और फूलों की खेती हमारे भारत में, हमारे शहर में, हमारे नगर में भी अधिकतर होने लगी है। इसमें भी व्यवसाय की अच्छी संभावनाएं छुपी हुई हैं। तो भारत में फूलों की खेती परंपरागत ढंग से की जाती है। गुलाब, गैलीडियोला, ट्यूबरोज, कोसदरा के उत्पादन में तेजी से क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ऐसे फूलों में तेजी से क्या हुई है? वृद्धि हुई है। मसाले, भारत मसालों का घर कहा जाता है। जैसे कि जब वो पुर्तगाली भारत में व्यापार करने आए थे तो उन्होंने सबसे पहले हमारे भारत से क्या व्यापार किया था? मसालों का, काली मिर्च आदि का क्या क्या था? व्यापार किया था। तो भारत क्या है? मसालों का घर है। यहाँ काली मिर्च, इलायची, अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्च के साथ साथ बीज वाले मसाले भी उत्पादन होता है। भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र भारत मसालों के मामले में सबसे ज़्यादा उपभोक्ता, हमारे भारत में मसालों का सबसे ज़्यादा उपभोग किया जाता है, उत्पादन भी किया जाता है और निर्यात भी किया जाता है, यानी बेचा भी जाता है। और जिसका मसालों का घर है तो वहाँ पे तो उपभोग भी होगा, उत्पादन भी होगा और उसका निर्यात भी होगा। अब जड़ी बूटियाँ एवं औषधीय उपयोग, तो जड़ी बूटियों के औषधीय उपयोग क्या होते हैं? प्राचीन काल से भारत औषधीय पौधे एवं जड़ी बूटियों का भंडार रहा है। प्राचीन काल में पहले आपने पढ़ा होगा हमारे रामायण, गीता, महाभारत में, तो जो एलोपैथिक दवाइयाँ कौन लेता था? सभी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे। तो भारत में प्राचीन काल से क्या होता आ रहा है? जड़ी बूटियों का प्रयोग होता आ रहा है। आज के समय में भी आप देखें पतंजलि, बाबा रामदेव, वो भी कभी एलोपैथिक दवाइयों का यानी इस्तेमाल ना करते ना बनाते, वो भी अपना आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं। अभी के समय में देखा जाए तो कोरोना जैसी भयंकर महामारी से लड़ने के लिए भी रामदेव बाबा ने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके अपनी मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके दवाई बनाई है। तो हमारे भारत में प्राचीन काल से औषधियों का, जड़ी बूटियों का प्रयोग होता आ रहा है। अब आज के समय में एलोपैथिक दवाइयाँ मनुष्य के शरीर पर अच्छा असर तो करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ शरीर पे विपरीत, अपन कहते हैं ना, दवाई रिएक्शन कर गई, ये हो गया, दाने हो गए या कुछ हो गया, तो उसका उल्टा प्रभाव भी होता है। तो इसके देखते हुए मनुष्य का रुझान अब किस में ज़्यादा हो गया? जड़ी बूटियों में, औषधि उपयोग में ज़्यादा हो गया है। तो अभी के समय में अधिकतर देखा जाए तो मनुष्य का ध्यान जड़ी बूटियों में ज़्यादा आकर्षित हो रहा है और होना भी चाहिए कि हमारा परंपरागत प्राचीन काल से ही जड़ी बूटियाँ हमारे भारत में रही हैं। उनका उपयोग करके आपने संजीवनी जड़ी बूटी का नाम सुना ही होगा। वो संजीवनी यानी दोबारा जन्म देने वाली संजीवनी बूटी। तो आपने कभी एलोपैथिक दवाई में नाम सुना है कि एलोपैथिक दवाई से कभी दोबारा जन्म मिल गया हो? तो जड़ी बूटियों की कई प्रकार की किस्म की नस्लें या जातियाँ हमारे भारत में हैं। बस उनका ज्ञान क्या, भी एलोपैथिक दवाई की ज़्यादा डॉक्टर क्लिनिक हो गई हैं तो उनका ध्यान, व्यक्ति का ध्यान वहाँ कम हो गया, क्योंकि जड़ी बूटियाँ जो रहती हैं ना, धीरे धीरे असर करती हैं, लेकिन असर करती हैं उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। लेकिन एलोपैथिक दवाइयों में ऐसा नहीं होता, वो तुरंत असर करती हैं और बीमारी को वहीं के वहीं दबा देती हैं। आज की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कई प्रकार की औषधियों की प्रजातियां तो समाप्त हो गई हैं या कहीं समाप्त होने की कगार पर हैं। इन्हीं में कई हम रोज़मर्रा के जीवन में कई प्रकार के पौधों का उपयोग करते हैं। जैसे कि सर्दी होने पर सामान्यतः हम तुलसी का काढ़ा लेते हैं। कई रोगों के लिए हम औषधियों पौधों के रस का प्रयोग करते हैं। हल्दी, नीम आदि का उपयोग भी प्रारंभ से ही होता आ रहा है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में पौधों के 5 अंग होते हैं, पंचांग जिसे बोला जाता है। छाल, तना, जड़, फूल, पत्ती का उपयोग किया जाता है।
विभिन्न औषधीय पौधों के विभिन्न वातावरण परिस्थितियों में लगाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से या स्थान के हिसाब से अलग अलग पेड़ पौधों के उनके विभिन्न जातियों को लगाया जाता है। इनका उत्पादन नियंत्रण वातावरण में किया जाता है, यानी सीमित वातावरण में किया जाता है, जिससे किसान औषधीय पौधों की खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। औषधीय पौधे एवं जड़ी बूटी मानव के लिए प्राकृतिक प्रदत्त अमूल्य उपहार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। प्रमुख औषधीय पौधे एवं उनका उपयोग निम्नानुसार है। तो मुलेठी, ग्वारपाठा, अश्वगंधा, सर्पगंधा, गिलोय का बाबा रामदेव कितना वो बताते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में कितने सहयोग प्रदान करती है। शतावरी, तुलसी, आंवला, हल्दी, नीम, ये क्या है, औषधियों के नाम में औषधि पौधे हैं। इसमें 10 नाम दे रखे हैं। वैसे तो कई प्रकार के हमारे भारत में औषधि पौधे पाए जाते हैं। तो अब इनका औषधि उपयोग क्या है, तो सभी का औषधि उपयोग अलग अलग होता है। जैसे कि अपन ने तुलसी के बारे में पढ़ लिया, तुलसी सर्दी खांसी के काम में आती है, इसका काढ़ा बना के पीने में लाभ होता है। उसी प्रकार मुलेठी क्या है, मुलेठी के बारे में आपको बताती हूँ। मुलेठी को संस्कृत में मधुक कहा जाता है, क्योंकि इसका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। इसका पौधा लगभग 2.5 फुट ऊंचा, लंबा व हरी पत्तियों वाला होता है तथा इसके फूल सफ़ेद एवं बैंगनी रंग के होते हैं। इसकी जड़ एवं सत्त मुलेठी बाजार में पंसारी की यहाँ मिलती है। अब इसका उपयोग क्या है कि गला खराब होने पर, मुंह के छाले होने पर मुलेठी को चूसने से क्या होता है, लाभ होता है। पेट में अल्सर के घावों को भरने में भी इसका सेवन क्या है, लाभप्रद है। फोड़ों पर इसका लेप लगाने से ये जल्दी पककर फूट जाते हैं। हृदय रोग तथा खांसी में भी इसका प्रयोग लाभकारी होता है। उसी प्रकार ग्वारपाठा, जिसे हम इंग्लिश में एलोवेरा कहते हैं, तो ये कैसा होता है, अपने सभी के घर में मिलता है। अपनी जड़ से ऊपर होता है, तिकोना होता है, इसके चारों तरफ पतले पतले छोटे छोटे कांटे होते हैं। ये औषधीय प्रदान भी, सौंदर्य प्रदान भी होता है। जैसे कि अपने बालों के लिए इसको काट के, ये गूदा वाला होता है, इसका ये ग्वारपाठे का रस निकाला जाता है या जेल निकाला जाता है। इससे स्किन सौंदर्य प्रदत्त होता है, इससे स्किन बालों के लिए बहुत उपयोगी होता है। और औषधीय के रूप में देखा जाए तो इस ग्वारपाठे का किसी चोट पर इसको बीच में से काट कर और हल्का गर्म कुनकुना करके इसको किसी चोट पर लगाने से जल्दी आराम मिलता है। या फिर आपके कहीं एक्सीडेंट में कोई हड्डी वगैरह कुछ टूट गया हो या कोई फ्रैक्चर हो, तो ग्वारपाठे का जो गूदा निकलता है ना, उसका हलवा, उसके बाटी बनाकर खाने से भी बहुत जल्दी लाभ होता है। तो इसी प्रकार ये औषधीय पौधों के कई प्रकार लाभ होते हैं। गिलोय, शतावरी, तुलसी, आंवला आदि के लाभ होते हैं। इनको आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से पढ़ें और समझें। ठीक है।